तो आइए हम अगला सेशन आरंभ करें, लेकिन चिंतन करने के लिए कुछ पिछले सेशन के ही मैटर बातें बाकी हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये आवश्यक है जानना। एक पेपर कटिंग है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आखिर क्यों आत्महत्या कर रहे हैं हमारे बच्चे? आखिर क्यों आत्महत्या कर रहे हैं हमारे बच्चे? आप लोग परिवार बसाने जा रहे हैं, 1-2 साल होते होते आपके भी बच्चे होंगे और कुछ दिन में, कुछ वर्षों में, 5, 6, 8, 10 सालों में वो स्कूल जाना शुरू करेंगे। तो इस तरह की समस्या से आपको भी जूझना होगा। आपके घर में नहीं, लेकिन स्कूलों में, पड़ोस में इस तरह की बातें सुनने देखने को मिलेंगी। आखिर क्यों आत्महत्या कर रहे हैं हमारे बच्चे? एक 2017 का एक पेपर कटिंग है। परीक्षा टालने के लिए 11वीं के छात्र ने की थी प्रद्युमन की हत्या। ग्यारहवीं के बच्चे ने एक दूसरे बच्चे का गला रेत दिया, एक दूसरे बच्चे को स्कूल में मार डाला। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा ने एक हत्या की, एक हत्या नहीं, 2 हत्या। पढ़ाई के लिए उठक बैठक कराती थी, इसलिए पढ़ाई के लिए उठक बैठक कराती थी, इसलिए माँ बहन को मार डाला। माँ और बहन को, माँ और बहन को एक 15 साल का लड़का छुरा से मार देता है। उसी का, मुझे लगता है ये भी उसी का है। पढ़ाई के लिए डांटा तो बेटे ने किया माँ और बहन का कत्ल। माँ के डांटने पर 5वीं के छात्र ने की खुदकुशी। 5वीं कक्षा के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इस तरह के अनेकों घटनाएं हुई हैं। एक साल में इस तरह से कितनी घटनाएं समाचार में आ जाती हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा आपको सावधान करना चाहता हूं इस संबंध को लेकर के। आखिर बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आखिर बच्चे इतनी छोटी उम्र में क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ये सवाल उठाया गया है। मुझे 2 बात कहनी है। पिछले सेशन में मैंने अंत में कहा कि हमारे बुजुर्ग कहें या गांव के लोग, आदिवासी लोग अपने समय से बहुत पहले चल रहे थे, बहुत पहले का ज्ञान रखते थे। मैंने उदाहरण दिया तुंबा में पानी लेकर जो चलते थे उसका। मैंने उदाहरण दिया 2004 के सुनामी का हवाला दिया। इसके अतिरिक्त मैंने उदाहरण दिया
वर्षा पानी आने के संबंध में पूर्व ज्ञान कैसे इनको हो जाता है, पूरी तरह से इसको मैंने बताया नहीं, लेकिन पेड़ पौधों को लेकर, कुछ पक्षी हैं उनकी हरकतों को लेकर ये पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि बारिश इस बार कैसे होगा। तो हमारे लोग समय से पहले चल रहे थे, उनको बहुत ज्ञान था। अब जो इस समय की नई बीमारी आ रही है, आत्महत्या में जाने का, आत्महत्या या दूसरे की हत्या करने की जो प्रवृत्ति छोटे छोटे बच्चों में पनप रही है, बलवती हो रही है, इससे अपने समाज को कैसे बचाया जा सकता है? इसका एक उपाय है, इसका एक उपाय है कि हमें मुझे लगता है कुछ कोई दूसरे सेशन में मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया होगा कि हम लोग आइसोलेटेड व्यक्ति नहीं हैं, अकेले अकेले हम लोग व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग एक परिवार में, एक समाज में, एक सोसाइटी में जीने वाले, साथ जीने वाले लोग हैं। हम लोगों में बुद्धि है, विवेक है, भला बुरा जान सकते हैं। अब बच्चों को इस तरह की प्रवृत्ति या खतरे से बचाने के लिए क्या दवा है, क्या किस चीज पर ध्यान देने से वो उनसे बच सकेंगे, उस पर मैं बोलने जा रहा हूँ। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग संपन्न हैं, हम लोग अपने आप में संपूर्ण हैं, पूर्ण हैं, दूसरे की जरूरत नहीं है। फिर से मैं दोहराऊंगा कि हमको संस्कृति में जीना है, सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाना है। उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता है। अस्तित्व रहेगा लेकिन नाजायज औलाद की तरह, मैंने पहले भी कहा। हमारा अस्तित्व रहेगा लेकिन समाज बाहर किए गए व्यक्ति की तरह हमारा अस्तित्व रहेगा। हम अपने आप में पूर्ण संतुष्ट जीवन नहीं जी पाएंगे जब तक हम पारंपरिक संस्कृति, मान्यताओं, मूल्यों का पालन नहीं करेंगे। बहुत सिंपल उदाहरण, एक परिवार के बच्चों का हाइट, रंग, चेहरा, शारीरिक गठन लगभग एक तरह का होता है। किसी एक भाई को आपने देखा होगा और कहीं बाजार में उसी की हमशक्ल एक दूसरे बच्चे को देखते हैं तो आपको लगेगा ये तो फलाने का भाई होगा जरूर, और बाद में पूछताछ करने से सही निकलता है कि वो उसी का भाई है, जबकि आपने इस लड़के को देखा ही नहीं था। लेकिन हमशक्ल होने के कारण एक परिवार के बच्चों का लगभग शारीरिक गठन देखने में और उनका हाइट, रंग वगैरह लगभग एक तरह का होता है। तो एक पेरेंट्स के बच्चों के बीच की बात है। अब इसी बात को हम ले लें, मेरे पिता के जो भी गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, ताकत है, बुद्धि है, उनकी रुचि है, वो बच्चों में आएगी ही आएगी। जिसके बच्चे म्यूजिक में, डांस में बहुत अच्छे हैं,
वो कलाकार ही होते हैं। जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके बच्चे डॉक्टर होते हैं। जिनके बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आईएएस वगैरह कर चुके हैं, जिनके पिताजी आईएएस हो गए हैं, कलेक्टर वगैरह बन चुके हैं, तो उनके बच्चे भी परसू करेंगे वही ट्रैक, वही रास्ता, और वो लोग भी कलेक्टर बनेंगे, आईएएस पास करेंगे। तो माता पिता के गुण जैसे हैं वो बच्चों में उतरते हैं, तो और अधिक गुण उनके माता पिता में रहे होंगे, उनसे अधिक और गुण उनके माता पिता में रहे होंगे, उनसे अधिक और गुण उनके माता पिता में रहे होंगे, उनसे अधिक और गुण उनके माता, इस तरह से हम बहुत आगे तक चले जाएंगे, हजारों साल, तो हमें बहुत सी अच्छाइयां मिलेंगी। ताकत, हिंसक पशुओं से जूझ सकते थे, लड़ाई में जीत सकते थे। बुद्धि, देखिए सुनामी से बच सकना, देखिए बारिश की या मौसम के विषय में फोरकास्ट करना, पूर्व ज्ञान देना, पूर्व अनुमान लगा देना। बीमारी वगैरह हो सकती है, भूकंप आ सकते हैं, तो उनकी जानकारी प्राप्त कर लेना। तो ये तो हमारे लोग तो अपने समय से हजार साल पहले से ही ये सब जान रहे थे, और दूसरे समाज के लोग अनुभव किया नहीं। अब इनमें मैं दो बातों को सामने रखना चाह रहा हूं। एक तो ये कि उनकी ताकत, उनकी बुद्धि का आज हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हमको ये मानना चाहिए कि मैं आइसोलेशन में, मैं अकेले में नहीं हूं। क्वारंटाइन और ये आइसोलेशन, होम आइसोलेशन वाली बात, उसको अलग से रखना, अकेले रखना, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे बाप दादाओं की जो शक्ति थी लड़ सकने, मतलब जानवरों से भी ज्यादा ताकत उनमें थी, वो ताकत को आज हम आजमा सकते थे। उनकी जो बुद्धि थी, उनकी बुद्धि को आज हम आजमा सकते थे, लेकिन हमने बहुत सी बातों को भुला दिया। वही संस्कृति की बात फिर ला रहा हूं। अरे ये सब तो पुरानी बातें हैं, संस्कृति, अरे ये तो अंधविश्वास संबंधी बातें हैं, अरे ये बेकार की बातें हैं, समय बदल चुका है, हम लोग वैज्ञानिक युग में हैं, अभी का समय अलग है, अभी का जीने, चलने, फिरने, बोलने, काम करने का तौर तरीका भी सब फर्क है, अलग है। ये हो ही नहीं सकता। आप टेस्ट ट्यूब से आए क्या? टेस्ट ट्यूब में इसका कुछ अंश, उनका कुछ अंश लेकर के आपको गढ़ दिया गया है। अगर ऐसी बात है तब तो ठीक है, तब आप में कोई नैतिकता भी नहीं होगी, आप में कोई पारंपरिक या कोई ऐतिहासिक मान्यताएं आपके दिमाग में ही नहीं होंगी, रक्त में, खून में नहीं होगा। लेकिन हम किसी वंश के हैं और हमने शुद्ध वंशज के बारे में बात किया। पीढ़ियों से चली आती है शुद्ध वंशज, अब भी चल रही है। कौन हमारे खिलाफ खड़ा होगा? हाथी भी आज गांव में दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उस समय हम के लोग हमारे होते तो हाथियों का सामना कर देते। कहते हैं इस अंगुली का नाम लेने से हिंसक पशु शिथिल हो जाते थे। जिस तरह से कुछ लोगों के छांव में सांप बेहोश हो जाता है,
मूवमेंट उसके बंद हो जाते हैं, हिल डुल नहीं सकता है। उसी तरह से शेर, चीता, बाघ, भालू, हाथी अगर कोई क्षति करने आ रहा है तो इस अमूली का नाम बोलने से पुरखे बताते थे कि वो निश्चल हो जाता, वो बिल्कुल अचेत जैसे हो जाता था और हानि करने से कतराता था कि हानि नहीं किया जाए। इसलिए हमारे लोगों को किसी हिंसक पशु ने मारा नहीं, किसी के साथ मुठभेड़ हुआ नहीं। गलती से अगर बच्चे हैं भालू के और वहाँ पहुँच गए गलती से रास्ते के किनारे होने के कारण नहीं देख पाए झाड़ी में, और वो अचानक पहुँचने से तो हमला करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उस हमलेवार भालू से ये जीत जाते थे संघर्ष में, उनको पछाड़ देते थे। इतना ताकत था। आज हमको उस ताकत को ओलंपिक गेम्स में, अन्य स्टेट और नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में, कंपटीशन में हमको करके दिखाना था। दूसरी बात, आदिवासियों को एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अगर हम अपने पूर्वजों से जुड़ करके चलते, संस्कृति का गंभीरता माइन्यूटली बारीकी से उसका पालन करते, तो हमारा दिमाग भी उन्हीं की तरह होता। और आज हम जैसे बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स का लिस्ट अलग से निकलता है, 10 टॉप, उसमें आदिवासियों के बच्चों का ही नाम पूरा ऊपर से नीचे होता, अन्य लोगों के लिए जगह नहीं होती। अगर इस क्रम में हम बढ़ते पलते, उनसे जुड़ करके चलते, तो बड़ी बात बोल रहा हूं, चुनौती भरी बात बोल रहा हूं। उनका ज्ञान आज कहाँ चला गया? हम बच्चे एक तरह दिखते हैं, तो हमारे पुरखों का वो ज्ञान, उनकी बुद्धि आज हम में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमने संस्कृति तोड़ दी, क्योंकि हमने जो बहाव था, बुद्धि का बहाव, रक्त का बहाव तो आ गया, लेकिन बुद्धि का जो बहाव था उसको हमने रोक दिया बांध बना करके, और इसलिए वो पीछे रह गया। नहीं तो आज हमारे समान होशियार शायद ही कोई होता। आज वैज्ञानिक भी जैसे मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी देने में हमारे लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, उनकी बराबरी कर सकते हैं, तो अन्य बातों में क्यों नहीं कर सकते हैं? परीक्षाओं में क्यों नहीं कर सकते हैं? हो सकता था, लेकिन हम पूर्वजों की मान्यताओं को नहीं मान रहे हैं। संस्कृति को हम ढकोसला, संस्कृति को हम रूढ़िवादी, संस्कृति को हम अंधविश्वास बता रहे हैं, और हम अपने को आइसोलेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं उनसे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये भी गांठ बांध करके उसको रखने की बात है। और कई लोगों को ये बात सुनाइए, अपने साथियों को सुनाइए, घर के लोगों को सुनाइए ये बात। अगर पूर्वजों का जीवन को सही ढंग से ग्रहण करने की प्रवृत्ति, आतुरपन, वो स्थिति होती, आतुरता होती, तो हमारे बच्चे आज आत्महत्या नहीं करते। यही बताना चाह रहा हूं। हमारे बच्चे आत्महत्या के लिए प्रेषित या अग्रेसित नहीं होते, अग्रसर नहीं होते। क्यों? हमारे पूर्वजों का जीवन बहुत मूल्यवान था। देखने में वो अनपढ़ थे, देखने में वो बहुत गरीब थे, लेकिन थे तो प्रकृति से जुड़े हुए। मजाल है प्रकृति से वो अलग हो जाते, प्रकृति से इतने घुल मिल गए थे, इतने उनके साथ तादात्म्य था कि उससे अलग नहीं हो सकते।
इस पॉइंट को अगर मेरी याद में ये बात रहेगी तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इसके पहले वो आत्महत्या वाली बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अनपढ़ दिख रहे थे, लेकिन प्रकृति से इतने जुड़े, तालमेल रखे हुए थे। कि उनका जीवन एक तरह से परिपूर्ण था, क्योंकि पूरी सृष्टि परिपूर्ण है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। कमी तो अब लोग ला रहे हैं उसमें। पर्यावरण में असंतुलन जो हो रहा है, ये अब लोगों के कारण हो रहा है। तो परिपूर्ण जीवन जी रहे थे, आनंद का जीवन, संतुष्टि का जीवन। कितना नाच गान होता था, समय के अनुसार होता था। पूरे गांव के लोग बिना किसी अपवाद सब लोग जमा होते थे। सब लोग असीमित आनंद खुशी का मजा लेते थे। क्या वो इंसान नहीं थे? इंसान थे। आज लड़ाई झगड़ा होता है, एक साल के लिए दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, पड़ोस के व्यक्ति का। कितने लोगों के साथ उठना बैठना, खान पान नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे लोगों में ऐसा नहीं था। पूरे गांव के लोग एक जगह जमा होंगे, नाच गान करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। और कोई त्योहार हो गया तो बुजुर्ग वर्ग, पुरुष वर्ग एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, छठवें घर, आठवें घर, आखिरी तक पूरे सबके सब परिवार में हो। सभी परिवार में जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सुखम दुखम सुनेंगे। थोड़ा बहुत जो कुछ खान पान के लिए है उसको घर के लोग शेयर करेंगे। इतना घाल मेल मिलाप का जीवन, और सब कुछ मौसम के अनुसार। आज मौसम को नहीं जान रहे हैं। उदाहरण के लिए शादी को ही यहाँ से वहाँ ले रहे हैं, वही से शादी हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती है अलग अलग समय। हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझ करके ये समय अवधि ठहराई, उससे बेहतर अवधि और नहीं हो सकती है, जिससे व्यक्ति संपन्न हो सके, खुशहाल हो सके, परिपूर्ण अनुभव कर सके, कार्यों में निरंतर सफलता पा सके, बुद्धि में उत्तरोत्तर विकास कर सके, ताकत में वो अजर अमर स्थिर बना रह सके। तो उन पुरखों के जीवन को हम पाए हुए हैं, ये समझ लीजिए। एक पाइप है, पाइप 5 किलोमीटर से एक नाला है, वहां से डैम बांध करके सरकार नगर पालिका पानी सप्लाई कर रही है शहर में। 5 किलोमीटर क्या, हजार किलोमीटर दूर से हमारे पुरखे कितना पीढ़ी से अपने जीवन को वो बांटते आ रहे हैं। आज वो जीवन मुझ तक पहुंचा है। इसलिए ये जीवन मेरा अपना नहीं है, मैं आइसोलेटेड नहीं हूं, अलग किया हुआ नहीं हूं, कटा हुआ नहीं हूं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। अगर उनके साथ जुड़ा हुआ हूं तो उनका जीवन को ही मुझको आगे बढ़ाना है। उनकी ताकत को ये समाज में आज अच्छा काम करके दिखा देना है। उनकी बुद्धि जो मिली है इस समाज को, जिनके बीच में, अन्य लोगों के बीच में मैं जी रहा हूं, इनके बीच में ऐसा अनुसंधान करके, ऐसे अच्छे काम करके एक बहुत उच्च आदर्श मैं स्थापित कर सकता हूं, जहां तक कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता है। कुछ ना कुछ अभूतपूर्व, कुछ ना कुछ रोचक, कुछ ना कुछ अनहोनी काम तो हमें करके दिखाना ही है, अगर हम पूर्वजों से जुड़े हुए हैं।
ये मेरा जीवन अपना जीवन नहीं है, पूर्वजों का जीवन है, उसको हमको आगे बढ़ाना है। और शादी आप हो रहे हैं तो वही जीवन को आप और आगे बढ़ा रहे हैं, विकास दे रहे हैं, जिससे उनका जीवन समाज में और जड़ फैलाता जाए, गहराई से जड़ फैलाता जाए और ऊंचाई तक जाए, आसमान तक जाए, और दूसरों के लिए मिसाल खड़ा करे, उदाहरण दे। तो इस तरह की भावना, इस तरह के विचार, इस तरह के मूल्य हमें छोटी उम्र में ही कूट कूट कर भरी जाएं तो आत्महत्या करने का कौन सोचेगा? इतना इतना चीप, इतना इतना सस्ता हो गया जीवन। आदिवासियों का जीवन सस्ता नहीं है। आत्महत्या के लिए कभी भी मजबूर या विवश या उस और अग्रसर हो ही नहीं सकते। लेकिन हमें अब कमी आ रही है, संस्कृति को हम अपना नहीं रहे हैं, मूल्य जो पारंपरिक मूल्य है हम देखा कर रहे हैं, इसलिए ये कमियां अब हम में आ रही हैं, हावी हो रही हैं। दूसरी बात मैं आपकी नज़र में, आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा बोला था, याद होने से मैं उसके बाद संबंध में बोलूँगा, तो वो ये है कि हमारे लोग प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ लोग उदाहरण देते हैं, जिस तरह से पानी से मछली को अलग कर दें तो मछली फड़फड़ा कर मर जाती है, उसी तरह से आदिवासी हैं प्रकृति के प्रेमी, प्रकृति में रमे बसे, रचे बसे लोग। उससे अलग कर देंगे तो मछली की दशा जो होती है वही हो जाएगी। बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। प्रकृति से रचे बसे हैं, उसको तो ज्यादा मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है और हम लोग बातें बोलने के लिए बहुत हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर बताऊंगा और आप इसे गांठ बांध कर रखें कि जिस तरह से पर्यावरण में असंतुलन लाने का काम बाहरी लोग कर रहे हैं, पूरा जंगल उजाड़ दिए, खदान के कारण पूरा जो सतह, भूमि की सतह थी वो बर्बाद कर दिए, कितने चिमनी से कितने धुएं उड़ रहे हैं और मौसम में गड़बड़ी आ रही है, कितने नदी नाले पूरा बर्बाद हो गए, जहरीले हो गया पानी, जहरीला हो गया, और इसी तरह से कितना कुछ इस प्रकृति को और पर्यावरण को हानि पहुंचाया है लोगों ने। उसकी क्षतिपूर्ति अभी तो नहीं हो सकती। तो पर्यावरण बिल्कुल असंतुलित हो गया है और लोगों का कहना है कि पर्यावरण असंतुलित होने में जीव जंतु भी मारे गए हैं। जीव जंतुओं को भी, उनका भी संवर्धन, उनकी भी सुरक्षा की बात करनी है। कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हैं, संरक्षण और संवर्धन उनकी जरूरी है। आज खरगोश और हिरन गांव में आ जाते हैं, कोई नहीं मार सकता है। सुरक्षा और संवर्धन की जरूरत है। हाथी भले गांव में आके 10, 15, 20 लोगों को मार दे, लेकिन उसको छूना नहीं है, मतलब मारना नहीं है, उसको मार डालना नहीं है, क्योंकि पर्यावरण की क्षति का वो भी एक हिस्सा है। आप उसे मार देंगे और हाथी मार दिए तो पर्यावरण की असंतुलन जो है वो बढ़ते ही जाएगा। जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाना है। पर्यावरण में असंतुलन, डमाडोल हो स्थिति आ रही। कीड़े मकोड़े, केंचुए, कुछ कीट्स जो हैं उड़ते हैं,
ये सब पर्यावरण के हिस्से हैं जो इसको संतुलित बनाए हुए हैं। उनके विनाश से ये पर्यावरण और डामाडोल होगा। तराजू जो पकड़ते हैं, एक ऊंचा ऊपर जाता है, एक नीचा आता है, इस ऊपर नीचे होते रहता है। उस तरह से हमारा जो पर्यावरण है असंतुलित हो गया है और भी असंतुलित होने जा रहा है। आदिवासियों के विनाश से, आदिवासियों को जड़ समेत उखाड़ के समुद्र में फेंकने से दुनिया के और लोग तो सुरक्षित रह नहीं सकते। ये पर्यावरण का हिस्सा है। ये पर्यावरण संतुलन, प्रकृति के स्थायी स्थिरता, स्थायित्व का हिस्सा आदिवासी हैं। छोटा सा एक उदाहरण दूंगा इसके सपोर्ट में। लताएं आप देखेंगे जंगल में, चाहे पेड़ पौधे जहाँ हैं, लताएं देखेंगे जो पेड़ों पर मुड़ करके आगे ऊपर जाती हैं, चाहे लकड़ी में चाहे कहीं। वो लताएं सामान्य रूप से राइट टू लेफ्ट इस तरह से मुड़ते हुए आगे बढ़ती हैं लताएं। आप देखेंगे बवंडर, गर्मी के ऋतु में बवंडर उठते हैं तो उसकी हवा की गति होती है राइट टू लेफ्ट ऐसे। आप ध्यान देंगे पानी की गहराई में, जहाँ पानी गहरा होता है, नदी में या तो बड़े ओशन समुद्र में या और जगह, तो जो भंवर होता है वहाँ भंवर है, पानी घूमता है तो उसके घूमने का क्रम भी राइट टू लेफ्ट है। इसी तरह से और चीजें भी इस तरह से घूम रही हैं, राइट टू लेफ्ट घूम रही हैं। प्रकृति में अनेकों अनेक चीजें हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी भी अपने ब्रीथ पर राइट टू लेफ्ट परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी भी राइट टू लेफ्ट ही परिक्रमा कर रही है। इसके साथ और भी अन्य चीजें हैं जो मूवमेंट में राइट टू लेफ्ट ही जाती हैं। आप घड़ी देखे होंगे, घड़ी बाईं ओर से दाएं घूमता है, घड़ी घूम रही है, कांटे घूम रहे हैं बाएं से दाएं। और इसमें जो घुमाव हो रहा है इसको हम एक नया शब्द देंगे, एंटी क्लॉक मूवमेंट। राइट टू लेफ्ट, एंटी क्लॉक मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट। प्रकृति में यही मूवमेंट चल रहा है और आदिवासियों का प्रकृति से तालमेल और तादात्म्य का यही एक बड़ा प्रमाण है। हमारे उरांव लोग जहाँ कहीं कुछ सभा हो रही है या दो चार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ और नए सदस्य पहुँचते हैं वहाँ, तो नमस्कार जब करेंगे तो दाहिने से इसको मुंजरा बाबा, मुंजरा दादा, मुंजरा मामू, मुंजरा काका, दाएं से बाएं जाएंगे, इस तरह से राउंड लगाएंगे। हमारे लोग हल चलाते हैं, हल चलाते हैं। हल चलाएंगे तो जो आंतरी चढ़ाएंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, राउंड करेंगे राइट से लेफ्ट, हमेशा राइट से लेफ्ट ऐसे आएंगे। वो धान मिसाई करेंगे, चाहे गेहूं मिसाई, थ्रेसिंग जो होगा, तो बैलों से भी घुमाएंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। माताएं दाल दर्राती हैं, चाहे गेहूं से या चावल से आटा पीसती हैं, जाता में
जाता चलाएंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। गन्ना पेरते हैं तो वो जो मशीन बनाते हैं लकड़ी का, तो उसे भी दाहिनी ओर से घुमाते हैं बाईं ओर। लकड़ी का जो मशीन चलाने का और जो स्टार्टर कहें, जो भी कहें, तो उसको भी दाहिनी ओर से बाईं ओर ऐसे घुमाते हैं। आदिवासी मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं, नाच गान धूम धड़ाका। एक बार शुरू किए आज शाम को तो पूरी रात नाचेंगे, और बीच में थोड़ा बहुत दौड़ करके जाएंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता या खाना खा कर आएंगे, और पूरा दिन भी नाचेंगे। और फिर शाम हो जाएगा तो और शाम और पूरी रात भी, दिन और रात नाचते चले जाएंगे। उनको थकावट नहीं होती, उसका उनका शरीर इसके लिए बना हुआ है। तो नाचते हैं दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं क्रम में आगे बढ़ते हैं नाच में। इसी तरह से और बातें हैं जिसमें हमारे लोग दाएं से बाएं, एंटी क्लॉक मूवमेंट, एंटी क्लॉक मूवमेंट में हमारे लोग चलते हैं। एंटी क्लॉक मूवमेंट प्रकृति के क्रम, मूवमेंट का क्रम है। तो हमारे लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग, आप उनको प्रकृति से काट नहीं सकते हैं, उनको जबरदस्ती हटा नहीं सकते हैं। जल जंगल जमीन पैदाइशी इनका उनके साथ लगाव, आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि अलग कर देंगे, मान लीजिए कि आप मार मार के पूरा समुदाय को विलीन कर देते हैं, एक समुदाय को, एक उदाहरण के लिए, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन कुछ अनहोनी बात से या काम गतिविधि से कोई समाज विलुप्त तो हो जाता है, तो उसमें पर्यावरण, आदिवासी का समाज अगर विलुप्त हो जाता है, पर्यावरण में जो असंतुलन आ रहा है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, असंतुलन की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदिवासी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, उनको प्रकृति से अलग करना मतलब पर्यावरण में असंतुलन को बढ़ावा देना, और स्वयं के जो ऐसा कर रहे हैं अपने आप के जीवन को खतरे में डालना होगा। एक दिन मानव समाज ही अस्तित्वहीन हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इतना महत्व है, इतना मूल्य है आदिवासी का जीवन, आदिवासी का अस्तित्व। अब हम एक दूसरे विषय पर जाएं, और वो है पारिवारिक कानून की जानकारी एवं चर्च लॉ के अनुसार पुनः दूसरी बार शादी चर्च में करने का ग्राउंड, मतलब किस कारण से होता है। तो पारिवारिक कानून की जानकारी, ये सिविल लॉ रिलेटेड बातें हैं, सिविल लॉ रिलेटेड बातें। तो मैं सीधे सीधे लॉ पर नहीं जाऊंगा, कानून पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट, सूखा सूखा लगेगा। जो व्यवहारिक है, जो हो रहा है, जिसकी आज जरूरत है,
जिसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हीं बातों को लेकर मैं आपके सामने बातें रखूंगा। अभी जो हम लोग सेशन चला रहे हैं, ये अपने से हम लोग बना करके नहीं चला रहे हैं कि भाई इनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास आके, फादर हम लोग तो सरकारी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, सब लोग नमस्कार करते हैं, सब लोग हम लोग को मानते हैं, सरकार हम लोगों से सुझाव लेती है, हमको क्या शादी के बारे में आप लोग सिखाएंगे? अच्छा, हम लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन प्रशासन चलाने में बातें जानते हैं, आइडिया हमारे पास है, उसी तरह से परिवार कैसे चलाना है आप लोगों से ज़्यादा हमें जानकारी है। परिवार चलाने के लिए हम लोगों को क्या सिखाएंगे? आप ही लोग ताजवीज कीजिएगा। कल जब समाप्त हो जाएगा तो आप लोगों को इस सेशन शादी से पूर्व दीक्षा ग्रहण करने की जरूरत है कि नहीं है, आप लोग बताइएगा। एक लेख है मेरे पास, आर्टिकल, आवश्यक है विवाह पूर्व परामर्श। आवश्यक है विवाह पूर्व परामर्श। परामर्श, इसका तात्पर्य है, आर्टिकल का ये मतलब है कि आज शादी के पूर्व कपल को, लड़का और लड़की को मार्गदर्शन की निहायत जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि जो पारंपरिक जो नियम कानून थे, अब उससे तो बहुत से लोग कट गए हैं, शहरों में जाकर जी रहे हैं, अकेले अकेले जी रहे हैं, एक दो परिवार हैं, तो वहाँ पर क्या पारंपरिक मान्यताओं को मानेंगे? दूसरे लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही ये भी कर रहे हैं, ये स्थिति आ रही है। इसलिए आवश्यक है विवाह पूर्व परामर्श, शिक्षा ग्रहण करने की बहुत ज़रूरत है। मैं कुछ पेपर कटिंग्स आपको दिखाऊंगा। मैं जो भी है उसको मैं सरिया के नहीं, अब्रप्टली यहाँ वहाँ जैसे मैं निकाल रहा हूँ अपने फाइल से, वैसे ही दिखा रहा हूँ। दुष्कर्म की शिकार बच्ची का बयान ही काफ़ी है। कोर्ट कहता है दुष्कर्म, अगर लड़की के साथ कोई छेड़छाड़, कोई गड़बड़ी हुई, ये बात होगी परिवार में, तो उस लड़की का जो बयान होगा वही पर्याप्त है, और ज़्यादा बयान क्या, गवाह खोज निकालना, ढूंढना, वो अनावश्यक, जरूरी नहीं होगा उस तरह का काम, तो सीधा कार्रवाई होगी। ये 2-3 इसके कटिंग हैं। ना सुधरने के कागार पर पहुंचा रिश्ता तलाक का आधार नहीं है। लोग दौड़ दौड़ करके फैमिली कोर्ट जाते हैं या पुलिस थाना जाते हैं और वकीलों के पास जाते हैं तलाक लेने के लिए। हम लोग साथ जी नहीं सकते हैं, भले मैं अकेले रहूँगा, भले मैं मरना स्वीकार करूँगा, लेकिन उसके साथ नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगी। ना सुधरने के कागार पर पहुंचा रिश्ता तलाक का आधार नहीं है, कोर्ट बोल रहा है। आपको स्वयं बरतना होगा। आज तो आप शादी करने के लिए बहुत खुश हैं, आज तो चेहरा देख करके आप उल्लसित हैं, उत्सुक हैं, आकर्षित हो गए हैं, मंत्रमुग्ध हो गए हैं, फिदा हो गए हैं, उसके प्रति समर्पित हो गए हैं, लड़का लड़की पर, लड़की लड़का पर। तो फिर आगे क्यों मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं? वही रिश्ता, वही प्यार, वही प्रगाढ़ संबंध, वही आकर्षण एक दूसरे के प्रति बनाए रखना चाहिए।
कोर्ट कहता है, कोर्ट का कोई बड़ा जज बोला होगा, पत्नी की मानोगे तो सुखी रहोगे। बहुत बार सही है बात, पत्नी की मानोगे तो बहुत सुखी रहोगे, सुकून अनुभव करोगे। पत्नी सक्षम तो तलाक के बाद गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। पत्नी अगर सक्षम है फिनेंशियली तो तलाक के बाद वो क्षतिपूर्ति या मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है। ये कोर्ट बता रहा है विवाह से पहले यौन संबंध अनैतिक है। आजकल लोग यौन संबंध बनाने में बहादुरी दिखाते हैं, मानते हैं अनैतिक है, गलत है। शादी के बाद क्या फिर आप उपहार देंगे एक दूसरे को? अपने शरीर को, अपनी मानसिकता को विकृत करने के बाद में आप दूसरे से जुड़ रहे हैं, कितना साथ दे पाएंगे, कितना प्रतिज्ञा निभा पाएंगे? आप खुद समझिए और साथियों को समझाइए, ये इस तरह का जीवन अभी ठीक नहीं है, बर्ताव ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है। ये काम, ये बर्ताव, ये स्वभाव, ये रिश्ता विवाह के बाद का है। बहुत परिस्थितियां आती हैं, लोग रोते कलपते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पत्नी को अपने साथ रखने के लिए पति को मजबूर नहीं कर सकती अदालतें। परिस्थितियां आजकल गजब गजब की निर्मित हो रही हैं और उसी के आधार पर निर्णय भी आ रहे हैं। सब लोग कोर्ट में दौड़ रहे हैं और उसी के आधार पर निर्णय आ रहे हैं। मेरे पास बहुत कागज है, दिखाते दिखाते मेरा टाइम समाप्त हो जाएगा। बाल विवाह अवैध हो करार, इसको अवैध करार दिया जाए, पीड़ितों की CJI से विभाग है। ये कुछ लोग बाल विवाह कराते हैं, बिना मैच्योरिटी परिपक्वता आए नहीं शादी कर देते हैं, तो आत्महत्या करेंगे, छूट जाएंगे, बहुत मारपीट होगी, अपहरण होगा इत्यादि। विवाह और परिवार से संबंधित बातों को मैं आपके पास, गंभीर बातों को आपके पास रख रहा हूँ। कुछ हंसना भी चाहिए जीवन में। बहुत लोग ऐसे मानहूस रहते हैं मानो तुम्बा फला हुआ है। कल भी बताया मैं, प्रसन्नचित मुद्रा रहने से बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो बोल भी, बातें भी मीठी होनी चाहिए। क्या लिखा है पढ़िए, क्या लिखा है पढ़िए। मीठे बोल पर मर मिटती हैं लड़कियां, मीठे बोल पर मर मिटती हैं लड़कियां। इसमें एक उदाहरण है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। वो ये है, एक लड़का अपनी चहेती से कहता है, चहेती मतलब शादी करने वाली है, तैयारी कर रही है। इतने दिनों तो, इतने समय तक तो मीठी मीठी बातें होती रही,
एक दिन अचानक वो लड़का, प्रेमी, कहता है अपनी प्रेमिका से, तुम्हारा पिता इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर लगता है, मेरे लिए तुम्हारा पिता इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। और उसको देखती रहती है और फिर दोहरा के तीसरी बार बोलता है, तुम्हारा पिता इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, मैं ये कह रहा हूं दावे के साथ। वो तुनक जाती है, उठ करके रोते हुए जाते, तुम क्या बोल रहे हो, इतने दिनों तक मीठी मीठी बातों से मुझको उलझाए रखा, आज तुम ऐसा बोल रहे हो मेरे पिता के विषय में, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, जाती हैं रोते रोते जा रही। रुको तो नहीं रुकूंगी मैं, भाग रही है, इस बीच में जाता है, देखो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा पिता मेरी नज़र में इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। क्या गलती बोल रहा हूँ, ठीक तो बोल रहा हूँ, मेरी आंखों में देखो, आंखों में आंख डालकर देखो, मैं सही बोल रहा हूँ। और दोहराता है, तुम्हारा पिता मेरी नज़र में इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, जिसने आसमान के तारे चुराकर तुम्हारी आंखों में डाल दिए। और उसका चेहरा चमक जाता है और वो उससे गले लग जाती है और उसके बाद में कहती है, तुम ही मेरा सर्वस्व हो, मेरी जिंदगी का आधार तुम ही। एक बोल से देखिए उसका कैसा बर्ताव बदल जाता है। आपको कुछ सीखना है, कुछ मंत्र सीखना है। छोटे छोटे मंत्र रहने से भारी चीजें आसान हो जाती हैं। इस तरह के और भी उदाहरण हैं, लेकिन अभी हमको और भी बातें देखनी हैं। ये इसको हमने पहले भी देखा होगा, सुख से जीना है तो पत्नी की सुनो, सुख से जीना है तो पत्नी की सुनो। पति की मौत होने पर पत्नी की होगी संपत्ति, पति की मौत होने पर पत्नी की होगी संपत्ति। ये तो क्या है कि भारतीय परिवेश में कहा गया है, लेकिन ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या करके बता रहा हूँ। ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, ये सही है कि नहीं है। पति की मौत होने पर पत्नी की होगी संपत्ति, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में होना ये है कि पति की मृत्यु होने पर सारी संपत्ति की देख रेख का जिम्मा पत्नी पर होगा। नाबालिग बच्चे हैं तो पति की मृत्यु पर पति के हिस्से की सारी संपत्ति पत्नी की देख रेख में होगी। सारी संपत्ति देख रेख में, उसके अधिकार में, उसके हक में या उसके अपने लिए नहीं होगी। संतान नहीं भी हैं, बच्चे नहीं भी हैं, फिर भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति, वो संपत्ति उसकी देखरेख में रहेगी। और जब तक वह घर में है, पति के घर में, पति की संपत्ति में, तब तक उसका उपभोग कर सकती है, कमा खा सकती है। मतलब दूसरे लोग कमा देंगे, उसको तो खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन यदि वो कहीं दूसरी अन्यत्र जाती है या मायके लौट जाती है, तो अचल संपत्ति को मृत, उसके मृत पति के भाइयों या उनके पिता को सौंप करके जाना है। कुछ लोग
लड़कों की उम्र शादी के लिए घटाना बढ़ाना ऐसा बात उछालते थे, इसलिए कोर्ट ने कह दिया नहीं, लड़के का 21 ही, लड़की का 18 ही। ये पहले भी हमने देखा, व्यभिचार कैसे बना आपराधिक कृत्य। इंग्लिश में है, रीमैरिड विडो हैज अ शेयर इन डेड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट। रीमैरिड मतलब पति का डेथ हो गया तो पत्नी कहीं दूसरी जगह शादी हो गई, अब यहाँ भाइयों में प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है, संपत्ति बंटवारा हो रहा है, तो वो महिला आकर के अपना दावा ठोकेगी। लेकिन ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं चलता है। ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में जो परंपरा से संपत्ति विभाजन, संपत्ति बंटवारे का नियम है, उसमें ये हक नहीं जता सकती। परिवार वालों के लिए ही जरूरी है, परिवार वालों के लिए जरूरी है। लेट से उठने वाले तनावग्रस्त रहते हैं, देर से उठने वाले परिवार में देर से उठने वाले तनावग्रस्त रहते हैं। इसको ध्यान रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके पारिवारिक खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तनावग्रस्त होंगे, बीमार होंगे, काम में मन नहीं लगेगा, तो आपका दाम्पत्य जीवन लंगड़ाते चलेगा, पंचर गाड़ी की तरह तनावग्रस्त। इसलिए 4 बजे के आसपास आपको उठ जाना चाहिए और कम से कम 3-4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए। अगर संभव हो तो पति पत्नी जाना चाहिए, आकर के नहा धोआ करके बिल्कुल टाइट फिट पारिवारिक कामों में लग जाना चाहिए। 10 साढ़े 10 में ऑफिस जाते हैं, उससे पहले परिवार घर का काम या आपका होमवर्क जो भी है उससे जुड़ जाना चाहिए। तो लेट में उठना किसी भी हालत में आपके लिए आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आजकल शादी से पूर्व भी और शादी के बाद भी गर्भपात की शिकायत बहुत आ रहे हैं। शादी से पहले और शादी के जीवन में, शादीशुदा जीवन में भी गर्भपात के बहुत शिकायत आ रहे हैं। वो एक मानव है, गर्भ में पलता हुआ शिशु एक पूर्ण मानव है, केवल वो छोटा है। उस समय गर्भपात की अनुमति अधिकार आपको नहीं है। इसमें लिखा है, गर्भ में ही रोना शुरू कर देते हैं शिशु, चिल्लाते हैं पैदा होकर। 4 माह का भ्रूण मुस्कुराया, 4 माह का भ्रूण मुस्कुराया, मतलब हमारी तरह है, वो हरकत में आता है, हमारी तरह हाथ पांव फेंकता है, हमारी तरह वो कुछ बोलने का प्रयास करता है। इसलिए एक आंतरिक बात और रहस्यमय बात आपको बता रहा हूँ। जब
पत्नी गर्भवती स्थिति में है, गर्भ धारण करती है, पति को उसके निकट आकर के अच्छी अच्छी कहानियाँ, बहादुरी से संबंधित, विजेताओं से संबंधित, साहसिक यात्रा, संघर्षमय जीवन की कहानियों का विवरण सुनाना चाहिए पत्नी को। वो पत्नी सुनती है अपने कानों से, लेकिन एक तंतु है, एक नड़ी है या एक नस है जिसके माध्यम से ये संदेश, ये बातें उसके गर्भ में पल रहे बच्चे तक जाती है और वो उनसे वो शिक्षा ग्रहण करता है। तो इसलिए गर्भ की स्थिति में, गर्भधारण के समय में बच्चे के पैदा होने से पहले बहादुरी से संबंधित धार्मिक बातें, विज्ञान की बातें, संघर्ष की बातें, मेहनत की बातें, बलिदान की बातें सुनानी चाहिए। कुछ और छोटी छोटी हैं। मानसिक क्षमता बनाए रखने के लिए बढ़ाएं शब्द भंडार। तो पढ़ते रहें। रिटायर होने के बाद भी अगर कोई पढ़ता है तो उससे उसका स्वास्थ्य और अधिक बढ़िया तरोताज़ा रहेगा। बुजुर्गों का साथ मत छोड़िए, इनकी दुआओं से मिलती है कामयाबी। बुजुर्गों का साथ मत छोड़िए। आखिरी समय उनकी सहायता, उनको खुश रखने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए, उनकी दुआओं से। जैसे भिखारी भी, तुम्हें आशीर्वाद बाबू, तुम्हें आशीर्वाद बेटा, खुश रहो, जो बोलते हैं उसमें बहुत ताकत है। उसी तरह से घर के बुजुर्ग लोग जो आशीर्वाद देते हैं उसमें बहुत ताकत है, वो बहुत प्रभावी है, प्रभावशाली है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बातें और कुछ और भी है मेरे पास। जैसे बहू को कोई नहीं निकाल सकता, बहू को घर से कोई नहीं निकाल सकता, इस तरह के हैं। पति की आय का आधा हिस्सा पत्नी को, और उसके पहले अपनी कमाई पत्नी को सौंप दें, वही देख रेख करे, वही ट्रेजरी बन जाए। उसको आप जितना कमा के लाते हैं थमा दीजिए। बहुत गंभीर बातें हैं, इसको समझाता तो आधा घंटा और लग जाता। देखिए क्या है, गर्भवती माँ का शराब पीना बच्चे के लिए अभिशाप, ये घातक है, घातक है। अलग रह रही पत्नी को भी मिले गुजारा भत्ता इत्यादि इत्यादि, गुजारा भत्ता। और भी है कटिंग्स, लेकिन अभी मैं इतना ही से अंत करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो है 6 बजे से, और बाकी बातें हम लोग जारी रखेंगे कल। तो इसी के साथ विदा। आप फिर से याद दिला रहा हूँ, नोट बनाते रहिए। अच्छी बातों का अलग से आप मन में उसको रखते जाइए, ध्यान देते जाइए। यहाँ परीक्षा होगी, टेस्ट होगा, और उसी के आधार पर आपको